एक ऐसे समाज की कल्पना करना बहुत दिलचस्प है जहां सबसे भयंकर युद्ध जमीन के लिए नहीं या किसी विशाल साम्राज्य या सोने की खदानों के लिए नहीं, बल्कि सोचिए जरा, गायों के लिए लड़े जाते थे। हम्म। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन युद्धों को बाकायदा एक नाम दिया गया था। स्रोतों के अनुसार इसे गविष्टि कहा जाता था, जिसका सीधा सा अर्थ है गायों की खोज। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास ऐतिहासिक दस्तावेजों और शोध सामग्री का एक ऐसा पूरा स्टैक है जो सीधे प्राचीन भारतीय इतिहास के एक बेहद महत्वपूर्ण और रहस्यमयी कालखंड में ले जाता है, जिसे हम ऋग्वेदिक काल कहते हैं। और हमारा मिशन आज यही समझना है कि आर्यों का आगमन कैसे हुआ, उन्होंने किस प्रकार का समाज बनाया और कैसे नदियां, गायें और बिना कागज के सहेजे गए कुछ प्राचीन ग्रंथ एक पूरी की पूरी सभ्यता का आधार बन गए। हाँ, मतलब सबसे चौंकाने वाली बात जो स्रोतों से निकल कर आती है वो ये है कि ये एक ऐसा समाज था जो आज से हजारों साल पहले सभा और समिति जैसी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाएं चला रहा था। सही कहा। ये कालखंड इतिहास को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से पलट देता है। जब भी इतिहास का जिक्र होता है तो अक्सर बड़े बड़े महल, पत्थर के शिलालेख या खजाने जहन में आते हैं, है ना? हाँ, अमूमन हम इतिहास को ऐसे ही तोलते हैं। लेकिन ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ संपत्ति कोई निर्जीव चीज नहीं थी। संपत्ति सांस लेती थी, चलती थी, दूध देती थी। इस सभ्यता ने भौतिक स्मारकों के बजाय विचारों, भाषा और दर्शन के ऐसे स्मारक खड़े किए जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक भविष्य की नींव रखी। तो आइए इस पूरे विषय की परतों को धीरे धीरे खोलते हैं। इससे पहले कि हम इस समाज के रहन सहन या उनके उन अनोखे युद्धों और गायों के प्रति उनके, जिसे कह सकते हैं, जुनून के बारे में जाने, हमें शुरुआत बिल्कुल बुनियादी सवाल से करनी होगी। बिल्कुल, वो सवाल कि आखिर ये लोग थे कौन? हाँ, स्रोतों के अनुसार ये लोग कौन थे? आर्यों के आगमन को लेकर हमेशा इतनी बहस क्यों होती है? और ये लोग कहां से आकर बसे थे? ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। जब भी हम ऐतिहासिक और भाषाई स्रोतों में आर्य शब्द का उपयोग देखते हैं तो ये स्पष्ट करना जरूरी है कि ये किसी नस्ल या रेस का संकेत बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या दर्शाता है? ये मूल रूप से एक भाषाई समूह को दर्शाता है। मतलब वे लोग जो इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की एक प्राचीन शाखा बोलते थे, जिससे बाद में चलकर संस्कृत विकसित हुई। समझ गया। और उनके मूल स्थान को लेकर वैसे तो कई सिद्धांत हैं, लेकिन आधुनिक आनुवंशिकी और भाषाई साक्ष्य सबसे अधिक इस बात का समर्थन करते हैं कि वो यूरेशियाई स्टेपीज से आए थे। यूरेशियाई स्टेपीज मतलब आज का जो मध्य एशिया का इलाका है? हाँ, मध्य एशिया और दक्षिणी रूस का हिस्सा। वहां से प्रवास करते हुए वे कई चरणों में भारतीय उपमहाद्वीप में आए, और जब वे यहाँ पहुंचे तो वे मुख्य रूप से खानाबदोश और पशुपालक थे। और ये जिस इलाके में सबसे पहले आकर बसे, स्रोतों में उसे सप्त सिंधु कहा गया है ना? एकदम सही, सप्त सिंधु यानी 7 नदियों का क्षेत्र। और ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं थी। हाँ, 7 नदियां तो काफी बड़ा इलाका हो गया। बिल्कुल। इसमें आज की सिंधु नदी, उसकी 5 सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, और एक बहुत ही पवित्र मानी जाने वाली नदी सरस्वती शामिल थीं। वाह! एक पशुपालक समाज के लिए आप सोचिए, ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। चारों तरफ भरपूर पानी था और उनके पशुओं के लिए अंतहीन चारागाह थे। तो मतलब इसी उपजाऊ और सुरक्षित भूगोल ने उन्हें वो स्थिरता दी होगी जहां वे अपने विचारों और मान्यताओं को आराम से एक आकार दे सकें। बिल्कुल। और इसी स्थिरता का जो सबसे बड़ा परिणाम निकल कर आया वो था ऋग्वेद की रचना। ऋग्वेद के निर्माण की प्रक्रिया मुझे हमेशा बहुत आकर्षित करती है। अगर हम आज के संदर्भ में एक एनालॉजी दें तो ऋग्वेद मुझे किसी प्राचीन बहुस्तरीय विश्वकोश या एक ओपन सोर्स विकिपीडिया की तरह लगता है। अरे वाह, ओपन सोर्स वाली तुलना बहुत सटीक है ना? क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल नहीं था कि किसी एक व्यक्ति ने एक दिन बैठकर तय किया और पूरी किताब लिख दी। इसे कई सदियों में अलग अलग ऋषियों के परिवारों ने संकलित किया है। हाँ, ऋग्वेद 1 या 2 पीढ़ियों का नहीं, बल्कि सदियों के ज्ञान का संकलन है। इसमें 10 मंडल यानी किताबें हैं और कुल 1028 सूक्त या भजन है। 1028? हाँ, और हर मंडल अलग अलग ऋषि कुलों द्वारा रचा गया है, जैसे विश्वामित्र, वशिष्ठ, भारद्वाज। ये ऋषि परिवार अपने अपने ज्ञान को, कह सकते हैं,
कमिट करते गए उस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में। ये बहुत दिलचस्प है। और ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये उस समय के भूगोल, उनके दैनिक संघर्षों, उनकी प्रार्थनाओं और समाज का एक जीता जागता दस्तावेज है। जब वे सूक्तों में नदियों के उफान या तूफानों का जिक्र करते हैं तो स्रोतों के जरिए हमें उनके भौगोलिक स्थान और पर्यावरण का एकदम सटीक पता चलता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा तकनीकी सवाल खड़ा होता है मेरे दिमाग में। हम जानते हैं कि ऋग्वेदिक काल में लिपि या लिखने की कला का विकास नहीं हुआ था, तो फिर 1028 सूक्तों का ये विशाल डेटाबेस हजारों सालों तक बिना एक भी शब्द बदले कैसे सुरक्षित रहा? यही तो इस काल की सबसे बड़ी बौद्धिक उपलब्धि है। उन्होंने इसे सुरक्षित रखने के लिए एक अभेद्य मौखिक प्रणाली विकसित की थी। मौखिक प्रणाली? हाँ, जिसे श्रुति यानी सुनना और स्मृति यानी याद रखना कहा गया। लेकिन ये सिर्फ सामान्य रट्टा मारना नहीं था। तो फिर ये काम कैसे करता था? इतने सारे शब्द बिना लिखे याद कैसे रखे जा सकते हैं? उन्होंने गणितीय पैटर्न बनाए थे। मंत्रों को घन पाठ और जटा पाठ जैसी जटिल पद्धतियों में गाया जाता था। घन पाठ और जटा पाठ, ये क्या होते हैं? इसका मतलब है कि शब्दों को आगे पीछे एक विशेष क्रम में पिरोया जाता था। जैसे पहले शब्द 1 और 2 बोलेंगे, फिर 2 और 1, फिर 1 2 3 और फिर 3 2 1। अरे वाह! इस जटिल बुनावट और हाथों के विशेष इशारों के कारण कोई भी एक स्वर या अक्षर चाहकर भी नहीं बदल सकता था। मतलब ये तो किसी कंप्यूटर के त्रुटि सुधार कोड, जो एरर करेक्शन कोड होता है, बिल्कुल उसके जैसा है। यानी बिना हार्ड ड्राइव के उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना लिया जो डेटा को करप्ट होने से रोकता था। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। अब सप्त सिंधु जैसे क्षेत्र में बसने और ऋग्वेद जैसी जटिल मौखिक प्रणाली विकसित करने वाले इस फैलते हुए समुदाय ने खुद को राजनीतिक रूप से कैसे व्यवस्थित किया होगा? क्योंकि उनके पास आज जैसा कोई लिखित संविधान तो था नहीं। उनकी राजनीतिक व्यवस्था बहुत ही विकेंद्रीकृत और दिलचस्प थी। उनके कबीले को जन कहा जाता था और उस जन का जो मुखिया होता था उसे राजन या राजा कहा जाता था। राजा? तो क्या वो किसी महल में रहता था? नहीं, स्रोतों से स्पष्ट होता है कि ये राजन कोई निरंकुश सम्राट नहीं था जो महलों में रहता हो और अपने मनमाने फैसले लेता हो। वो मुख्य रूप से युद्ध के दौरान कबीले का नेतृत्व करने वाला बस एक रक्षक था। सभा और समिति का जिक्र बार बार देखा है। हाँ? इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या था? मतलब क्या हम इन्हें आज की आधुनिक संसद के उच्च सदन और निम्न सदन की तरह देख सकते हैं? काफी हद तक। समिति जो थी वो पूरे कबीले के लोगों की एक आम सभा होती थी। ओके। इसमें कबीले का हर सदस्य शामिल हो सकता था। यहाँ महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसले लिए जाते थे, दर्शन पर चर्चा होती थी और सबसे बड़ी बात, राजन का चुनाव भी अक्सर समिति ही करती थी। सच में? चुनाव होता था? हाँ, और दूसरी ओर जो सभा थी वो थोड़े अनुभवी बुजुर्ग और विशिष्ट लोगों का एक छोटा समूह था। तो ये एक एलीट ग्रुप हो गया। हाँ, यह एक तरह की सलाहकार परिषद या न्यायपालिका की तरह काम करती थी जो राजा को मार्गदर्शन देती थी। राजा इन संस्थाओं की सहमति के बिना युद्ध जैसे बड़े फैसले ले ही नहीं सकता था। राजा की शक्तियों पर लगाम कसने वाली ये व्यवस्था दिखाती है कि सत्ता बहुत विकेंद्रीकृत थी, जिसे हम आज डिसेंट्रलाइज्ड कहते हैं। लेकिन क्या ये भावना समाज की सबसे छोटी इकाई तक भी पहुंचती थी? उस समय परिवार और समाज का ढांचा कैसा था? समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी और जिसका मुखिया घर का सबसे बुजुर्ग पुरुष यानी कुलप होता था। स्रोत बताते हैं कि समाज पितृसत्तात्मक था, लेकिन संयुक्त परिवार की प्रथा थी जहां कई पीढ़ियां एक साथ रहती थी। एक मिनट रुकिए, यहाँ मुझे एक विरोधाभास नजर आ रहा है और मैं इस पर थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। हाँ, बताइए। अगर समाज पितृसत्तात्मक था, मतलब पेट्रियार्कल था, तो अक्सर हम मान लेते हैं कि महिलाओं को हाशिए पर रखा गया होगा। लेकिन अभी हमने बात की कि सत्ता विकेंद्रीकृत थी और आगे स्रोतों में महिलाओं की उच्च स्थिति का भी जिक्र है। ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था महिलाओं के अधिकारों के साथ कैसे तालमेल बिठा रही थी? ये बहुत ही शानदार सवाल है। आज जब हम पितृसत्ता शब्द सुनते हैं तो उसका मतलब अक्सर महिलाओं का दमन निकाला जाता है। बिल्कुल, आज का संदर्भ में तो यही मतलब है। लेकिन ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में पितृसत्ता का मुख्य अर्थ सिर्फ इतना था कि वंश या वंशावली पिता के नाम से चलती थी और संपत्ति का अधिकार मुख्य रूप से पुरुष उत्तराधिकारियों के पास था। अच्छा, तो ये सिर्फ वंश चलाने के बारे में था? हाँ, इसके बावजूद ये एक ऐसा समाज था जिसे जीवित रहने के लिए अपने हर सदस्य की भागीदारी की जरूरत थी। इसलिए महिलाओं को सामाजिक,
बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर पूरी आजादी थी। यानी उन्हें रोका नहीं जाता था। बिल्कुल नहीं। वे शिक्षा प्राप्त करती थीं और सभा तथा समिति की बैठकों में पुरुषों के बराबर हिस्सा भी लेती थीं। अरे वाह, ये तो आधुनिक धारणाओं को सीधी चुनौती देता है। हम तो अक्सर मानते हैं कि प्राचीन समाजों में ज्ञान पर सिर्फ पुरुषों का एकाधिकार था। स्रोतों में जिन विदुषी स्त्रियों का उल्लेख है वो इसका सबसे बड़ा प्रमाण लगता है मुझे। एकदम। हमारे पास गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा और घोषा जैसी विदुषी स्त्रियों के ऐतिहासिक प्रमाण हैं स्रोतों में। और ये सिर्फ सामान्य विद्यार्थी नहीं थीं। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ऋग्वेद के कई सूक्तों की रचना की है। वे उस समय के सबसे जटिल दार्शनिक वाद विवादों में हिस्सा लेती थीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये दिखाता है कि जब समाज प्रारंभिक चरण में होता है और प्रकृति से संघर्ष कर रहा होता है तो प्रतिभा को लिंग के आधार पर नहीं रोका जाता। और समाज का ये लचीलापन सिर्फ लिंग तक ही सीमित नहीं था, है ना? स्रोतों के अनुसार उस समय की वर्ण व्यवस्था भी आज की जो हमारी धारणाएं हैं उनसे बहुत अलग थी। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी। ये पूरी तरह से कर्म या पेशे पर आधारित थी। जन्म पर नहीं थी? नहीं। समाज को काम के सुचारू संचालन के लिए ब्राह्मण यानी बुद्धिजीवी और शिक्षक, क्षत्रिय यानी योद्धा और वैश्य यानी व्यापारी और कृषक में बांटा गया था। ऋग्वेद की एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति इस लचीलेपन को दर्शाती है। काम चुनते थे। लेकिन कोई भी सुसंस्कृत समाज जहां लोग दर्शन पर चर्चा कर रहे हों, कविताएं लिख रहे हों, बिना एक मजबूत अर्थव्यवस्था के नहीं टिक सकता। बिल्कुल सही। और जब हम ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के तंत्र को समझते हैं तो ये मुझे बहुत ही अनोखा लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि नहीं बल्कि पशुपालन था। अच्छा, कृषि नहीं थी। वे जौ उगाते थे जिसे यव कहा जाता था, लेकिन उनका असली धन उनके पशु ही थे। उस समय वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम चलता था, जहां एक चीज के बदले दूसरी चीज दी जाती थी। हाँ, और कभी-कभार निष्क नामक सोने के आभूषण का इस्तेमाल एक मुद्रा के रूप में होता था। लेकिन इन सबके केंद्र में जो सबसे मूल्यवान चीज थी वो थी गाय। अर्थव्यवस्था के इस पहलू को समझने के लिए अगर हम आज की दुनिया का उदाहरण लें, जैसे आज के समय में देश कच्चे तेल के भंडार के लिए या डेटा और सेमीकंडक्टर्स के लिए कूटनीति करते हैं, आर्थिक नीतियां बनाते हैं, या तक कि युद्ध भी लड़ लेते हैं। तो वैसे ही ऋग्वैदिक काल में गायें ही उस समय का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व या ऑयल रिजर्व थी। और इसी से वो शब्द आता है जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था, गविष्टि। ये एनालॉजी एकदम सटीक बैठती है। गाय उनके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वो एक सस्टेनेबल फैक्ट्री की तरह थी। सस्टेनेबल फैक्ट्री? हाँ, सोचिए ना, वो दूध, घी, दही देती थी जो उनके पोषण का आधार था। गोबर से ईंधन मिलता था और उनके धार्मिक यज्ञों में आहुति के लिए भी घी सबसे जरूरी था। हाँ, ये बात तो है। गौमत कहा जाता था, यानी गायों का स्वामी। गोमत? और जब कबीलों के बीच संसाधनों की कमी होती थी तो वे जमीन पर कब्जा करने के लिए नहीं बल्कि गायों को हासिल करने के लिए युद्ध करते थे। गविष्टि का शाब्दिक अर्थ ही था गायों की खोज, जो धीरे धीरे युद्ध का पर्याय बन गया। भाषा कैसे समाज की प्राथमिकताओं को अपने भीतर समेट लेती है, ये इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। मतलब चलो गाय ढूंढने चलते हैं का सीधा सा अर्थ था चलो युद्ध पर चलते हैं। बिल्कुल। और भाषा पर इसका असर इतना गहरा था कि उन्होंने समय और दूरी को भी गायों से नापना शुरू कर दिया था। दूरी को गायों से? हाँ, दिन के उस समय को जब गायें चरकर लौटती थीं और उनके खुरों से धूल उड़ती थी, उसे गोधूली कहा जाने लगा, यानी शाम का समय। अरे हाँ, गोधूली वेला। और दूरी मापने की इकाई गव्युति थी। गव्युति क्या होता है? यानी वो दूरी जहां तक गाय के रंभाने की आवाज सुनी जा सके, या एक गाय के चरने का क्षेत्र। आप देख सकते हैं कि उनका पूरा भूगोल और समय गायों के इर्द गिर्द ही घूमता था। ये तो बहुत ही अद्भुत है। अब इस तंत्र को देखते हैं। गायों के रूप में उनके पास धन है और उस धन को पाने या बचाने के लिए लगातार गविष्टि यानी युद्ध हो रहे हैं। इन परिस्थितियों में समाज को बड़े और हिंसक संघर्षों का सामना करना ही पड़ेगा। जाहिर सी बात है। और जब इंसान युद्ध के मैदान में खड़ा होता है तो वो सबसे पहले अपने देवताओं की ओर देखता है। इसी वजह से ऋग्वैदिक धर्म बहुत ही व्यावहारिक था। वे किसी बंद मंदिर में पूजा नहीं करते थे। तो वे पूजा कैसे करते थे? वे प्रकृति की उन शक्तियों की पूजा करते थे जो उनके अस्तित्व के लिए सीधे जिम्मेदार थीं। और क्योंकि वे लगातार युद्ध कर रहे थे, उनके सबसे प्रमुख देवता बने इंद्र। इंद्र? हाँ, ऋग्वेद के लगभग 250 सूक्त अकेले इंद्र को समर्पित हैं। उन्हें बारिश और तूफान का देवता माना जाता था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रूप से
वे एक युद्ध देवता थे। अच्छा, युद्ध देवता। उन्हें पुरंदर कहा गया, यानी किलों या दुश्मनों की बस्तियों को नष्ट करने वाला। यहाँ मुझे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू नजर आता है। क्या हम ये कह सकते हैं कि इंद्र की प्रमुखता, जो कि एक आक्रामक योद्धा देवता है, उस काल के हिंसक युद्धों की वास्तविकता का सीधा प्रतिबिंब थी? कैसे? क्योंकि आर्य कबीले जमीन पर गायों और संसाधनों के लिए लड़ रहे थे, तो उन्हें आसमान में भी एक ऐसा ही शक्तिशाली योद्धा चाहिए था जो उनका नेतृत्व कर सके और दुश्मनों की बस्तियां यानी पुर तोड़ सके। ये बिल्कुल सही विश्लेषण है। मानव समाज हमेशा अपने देवताओं को अपनी तात्कालिक जरूरतों के सांचे में ढालता है। उन्हें युद्ध जीतने के लिए ताकत चाहिए थी और चारे के लिए बारिश, इसलिए इंद्र सर्वोच्च हो गए। ये बहुत लॉजिकल लगता है। इंद्र के अलावा और कौन से देवता थे? दूसरे प्रमुख देवता अग्नि थे। अग्नि को मनुष्य और देवताओं के बीच का मध्यस्थ माना गया। इंटरमीडियरी। हाँ। यज्ञ में जो भी आहुति दी जाती थी, ये माना जाता था कि अग्नि उसे धुएं के रूप में देवताओं तक पहुंचाते हैं। तो ये यज्ञ प्रणाली सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड नहीं था, ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट या लेन देन था। हम अग्नि के जरिए आहुति देंगे और बदले में देवता हमें विजय, बारिश और गायें देंगे। एकदम सही। ये प्रकृति के साथ एक समझौता था। इसके अलावा वरुण देवता थे, जो ऋत यानी ब्रह्मांडीय व्यवस्था और नैतिकता के रक्षक माने जाते थे। ऋत। और सोम देवता भी थे, जो एक विशेष पौधे और उससे बनने वाले स्फूर्तिदायक पेय से जुड़े थे। इसका उपयोग अक्सर यज्ञों और युद्ध से पहले किया जाता था। और जब युद्ध और देवताओं के आह्वान की बात हो ही रही है, तो हमें उस सबसे बड़े ऐतिहासिक महासंग्राम को खोलना ही होगा, जिसने उस समय के भूगोल और भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। आप दशराग्य युद्ध की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, दशराग्नि युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग्स। स्रोतों में ये युद्ध बहुत ही नाटकीय लगता है। दशराग्नि युद्ध ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी राजनीतिक और सैन्य घटना है। यह युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसे आज हम रावी नदी कहते हैं। हाँ, रावी नदी। एक तरफ थे भरत कबीले के राजा सुदास और दूसरी तरफ 10 राजाओं का एक विशाल गठबंधन था, जिसमें 5 आर्य कबीले और 5 गैर आर्य कबीले शामिल थे। 10 राजाओं का गठबंधन एक अकेले कबीले के खिलाफ। ये तो प्राचीन काल के किसी वर्ल्ड वॉर जैसा लगता है। इस इतने बड़े टकराव की वजह क्या थी? क्या ये भी गायों के लिए था? इस बार मामला सिर्फ गायों का नहीं, बल्कि राजनीतिक वर्चस्व और कबीलाई स्वाभिमान का था। अब वो कैसे? कहानी यह है कि राजा सुदास के मुख्य पुरोहित पहले विश्वामित्र थे, लेकिन किसी कारणवश सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया। ओह, तो ये ईगो का क्लैश था। हाँ, ये विश्वामित्र के लिए एक बहुत बड़ा अपमान था। उन्होंने इसका बदला लेने के लिए 10 अलग-अलग कबीलों को एकजुट किया और सुदास पर हमला कर दिया। ये तो कूटनीति और बदले की एक बेहतरीन कहानी है। तो युद्ध के मैदान पर क्या हुआ? एक राजा ने 10 की सेना को कैसे हराया? यहाँ रणनीति का बहुत बड़ा खेल था। स्रोतों के अनुसार ये सिर्फ तलवारों और तीरों का युद्ध नहीं था। रावी नदी के तट पर लड़ते हुए दुश्मनों ने नदी के बहाव को मोड़ने या बांध तोड़ने की कोशिश की, ताकि सुदास की सेना डूब जाए। बिल्कुल, लेकिन राजा सुदास और उनके पुरोहित वशिष्ठ की रणनीति भारी पड़ी। उन्होंने उस विशाल गठबंधन को पूरी तरह से हरा दिया। बाप रे, इस एक जीत के परिणाम तो बहुत गहरे रहे होंगे। बहुत ज्यादा। इस जीत ने भरत कबीले को सप्त सिंधु क्षेत्र की सबसे निर्विवाद और सर्वोच्च शक्ति बना दिया। बाकी कबीले या कुमों के अधीन हो गए या वे पूर्व की ओर गंगा यमुना के मैदानों की तरफ बढ़ने लगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि माना जाता है कि इसी अजय भरत कबीले के नाम पर आगे चलकर इस पूरे भूभाग का नाम भारत पड़ा। नदियों के किनारे छोटे छोटे खानाबदोश समूहों में बसने से लेकर ऋग्वेद के जटिल मौखिक संकलन, लचीली वर्ण व्यवस्था, विदुषी स्त्रियों के बौद्धिक योगदान और अंततः दशराग्य युद्ध के महासंग्राम तक, इन सभी कड़ियों को जोड़कर देखने पर स्पष्ट होता है कि इस युग का ऐतिहासिक महत्व कितना विशाल है। अगर इस पूरे कालखंड का संक्षेप में मूल्यांकन किया जाए तो ऋग्वैदिक काल ने केवल एक सभ्यता की भौतिक नींव नहीं रखी, बल्कि इसके सॉफ्टवेयर को भी लिखा। सॉफ्टवेयर, ये अच्छा शब्द है। हाँ, इसी काल ने वो दार्शनिक आधार दिया जिस पर बाद के उपनिषद और भारतीय दर्शन खड़े हुए। एक ऐसी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा तैयार किया जिसने आने वाली कई सहस्राब्दियों तक भारतीय उपमहाद्वीप की दिशा तय की। ये एक ऐसे समाज की कहानी है जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने और अपने अस्तित्व को बचाए रखने के बीच लगातार संतुलन खोज रहा था। प्रकृति, अस्तित्व और संतुलन,
इस पूरी गहन चर्चा के दौरान एक विचार है जो स्रोत सामग्री से बार बार उभर कर सामने आता है और सोचने पर मजबूर करता है। कौन सा विचार? ऋग्वैदिक काल के लोग गायों जैसी एक जीवित, सांस लेती और संपोषणीय यानी सस्टेनेबल चीज को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते थे। गायें घास खाती थीं, पोषण देती थीं और वापस जमीन को उपजाऊ बनाती थीं। ये एक ऐसा धन था जो जीवन को पोषित करता था। बिल्कुल। दूसरी ओर आज की हमारी आधुनिक सभ्यता है। हम जिन चीजों को सबसे बड़ी संपत्ति मानकर उनके लिए संघर्ष करते हैं, भू राजनीतिक खेल खेलते हैं, चाहे वो कागज का पैसा हो, जमीन के नीचे दबा सोना हो या कंप्यूटर सर्वर में बंद निर्जीव डिजिटल डेटा हो, ये सब असल में मृत या निर्जीव चीजें हैं। ये तो है। तो यह तुलना हमारे वर्तमान मूल्यों और प्रकृति से हमारे टूटते हुए रिश्ते के बारे में क्या संकेत देती है? शायद प्राचीन लोगों की संपत्ति की परिभाषा हमारी आज की परिभाषा से कहीं अधिक जीवित और सार्थक थी। ये वास्तव में एक बहुत ही गहरा और उत्तेजक विचार है। ये हमें रोक कर सोचने पर मजबूर करता है कि विकास की इस लंबी दौड़ में हमने मूल्यवान चीजों की अपनी परिभाषा को कैसे और कितना बदल दिया है। आज की इस विस्तृत और ज्ञानवर्धक चर्चा में शामिल होने और स्रोतों के इस गहरे सागर में गोता लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि सुनने वालों के लिए अतीत की यही यात्रा वर्तमान के लिए कुछ नए और प्रासंगिक सवाल जरूर छोड़ गई होगी।